कुछ ब्राह्मण ऐसा बोल सकते हैं कि जो देशद्रोह किया उस पर आप बोलना चाहिए, सभी ब्राह्मणों को आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कोई ब्राह्मण मुझे ऐसा निकाल कर दिखाओ कि उन्होंने विरोध किया, उसको छोड़ देता हूं। तो ये तो ब्राह्मणों का एजेंडा था ना, ये किसी कुलकर्णी देशपांडे का एजेंडा नहीं था, ये ब्राह्मण का एजेंडा था। ये ब्राह्मणों के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। ये टुकड़े हैं नाग लोगों के, नागों के टुकड़े किए वो हमारी मूल पहचान नहीं है, नाग हमारी मूल पहचान है। आप लोगों ने सब्जेक्ट में लिखा महाराष्ट्राची स्थापना नाग लोकांनी, अरे देशाची केली। ये जो मौर्य का रेफरेंस दे रहा हूं वो महाराष्ट्र का नहीं है, नॉर्थ का है। आप देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक क्रांति संतों की मानसिक मुक्ति का अभियान महाराष्ट्र में चलने के पहले हुआ कि बाद में हुआ? तो इतिहास कहता है संतों के मानसिक मुक्ति का आंदोलन चला, उसके बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक क्रांति हुई हिस्टोरिकली। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजनीतिक क्रांति हुई उसके पहले न बुद्ध की मानसिक क्रांति हुई, ये फिर हिस्टोरिकली प्रूव हो जाता है। आज अरब जो है ये बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता और शक्ति है, जो अमेरिका जैसे ताकतवर शक्ति के साथ वो टकराव और टक्कर लेते हैं। तो उसका कारण मोहम्मद साहब के द्वारा जो अरब में मानसिक क्रांति की गई है उसकी वजह से हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस मानसिक क्रांति जो बुद्धा ने की, इस वजह से मौर्य का साम्राज्य निर्माण हुआ। ये अफगानिस्तान तक, रशिया के बॉर्डर तक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब कुछ। ये मौर्य साम्राज्य वहां तक था। और मौर्य कालीन नक्शा आप देख लो, तो मौर्य का साम्राज्य नहीं था, नाग लोगों का साम्राज्य था। थोड़ा इसमें ये बदलाव करना जरूरी है और ये प्रचार में लाया जाना जरूरी है कि मौर्य का साम्राज्य अगर हम प्रचार में लाते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में मौर्य लिखने वाले लोग हैं, तो दूसरे लोग हैं लोगों का है, उससे हमें क्या लेना देना है, मौर्य लोगों का है, वो देख लेंगे क्योंकि उसकी पहचान अलग हो जाती है। ये मौर्य वालों का मामला है, ये हमारा है नहीं। 3743 जाति में से मौर्य है, ये उसका है। बाकी 3742 वाले क्या बोलते? अरे उसका हमारा है नहीं, ये मौर्य का है। तो इंटरप्रिटेशन से लोगों के दिमाग पर कैसे असर पड़ता है, बुरा असर कैसे पड़ता है, बहुत ये सोची समझी बात है। तो इसको क्या बदला, इसमें क्या बदलाव करना है? नहीं, मौर्य साम्राज्य नहीं था। मौर्य साम्राज्य नाग लोगों का साम्राज्य था, जिनके 6247 टुकड़े किए गए। तो 6247 लोग, अरे हमरा था, अरे तुमरा ही था भाई, हमरा नहीं, तुमरा ही था। तो ये लोगों के दिमाग में डालना होगा। डालने से आगे एक और शब्द है पेनिट्रेट करना होगा। पेनिट्रेट का मतलब है बहुत ज्यादा ऐसे घुसाना होगा। तो जो घुसाने का काम है वो एक बार कहने के बात घुसता नहीं है, जब तक घुसता नहीं है तब तक कहते रहने को बोलते हैं पेनिट्रेशन। तब जाकर लोगों के दिमाग में बात जाती है। तो मैं ये बात आपको जो समझा रहा हूं कि ये मौर्य साम्राज्य नहीं था, ये नाग लोगों का साम्राज्य था। अच्छा, ये वामन में श्रम को लगता है इसलिए नाग लोगों का साम्राज्य था, ऐसा नहीं है। ये था, हिस्टोरिकली था। और कोई ब्राह्मण तो कहे कि नहीं था, तो फिर मैं बता दूंगा उसका मुंह बंद करने के लिए। वो मेरे से तो कोई बहसबाजी तो करता नहीं कोई ब्राह्मण,
उनको मालूम है कि बावन मेश्राम पहले छानबीन करता है, जांच पड़ताल करता है और माइक में उसके बाद ही बोलता है, पहले थोड़ी बोलता है। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं कि मौर्य का साम्राज्य नाग लोगों का साम्राज्य था। अब नवल वियोगी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर थे, उसका किताब पढ़ो, नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ दिस कंट्री। किताब का टाइटल ही द नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ द कंट्री। अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा जो मैं कह रहा हूं। और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने आर्कियोलॉजी के एविडेंस से कहा। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जब कोई बात कही जाती है तो नो डाउट सारे दुनिया को उसको मानना पड़ता है, क्योंकि वो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, पुरातात्विक प्रमाण जो है, वो सबसे ज्यादा ठोस सबूत माने जाते हैं। सबूत तो बहुत सारे, मगर पुरातात्विक प्रमाण जो है वो बहुत ज्यादा ठोस प्रमाण माने जाते हैं। तो नागाज द एंशिएंट रूलर ऑफ दिस कंट्री, ये नाग लोगों का साम्राज्य था। इस देश में 6247 ही टुकड़े नहीं है। ये तो मैं SC ST OBC के कह रहा हूं। तो जिनको OBC के लिस्ट में शामिल नहीं किया वो भी है। मान लो OBC की लिस्ट में मराठा शामिल नहीं है, वो है महाराष्ट्र के जो मराठा है वो तो नाग लोग हैं। बहुत सारे मराठा ओरिजिनल कोण आहे? कुणबी काय हे आपले कुणबी समाजाचे अध्यक्ष आहेत ना महाडचे, हे इकडे इकडे कुणबी आहेत, पण पश्चिम महाराष्ट्रात तेच मराठी आहेत। काय चिटणीस साहेब हे फेस्ट। और ये मराठा शब्द बहुत ज्यादा 100 साल पुराना है, 100 साल से ज्यादा नहीं। मराठा लोगों को पता है कि मालूम नहीं है, मगर ये 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। 100 साल से पुराना छोड़ो, अगर मराठा कोई आदमी रिजर्वेशन लेना चाहता है तो वो अभी भी ले सकता है। उसके बाप के घर में जो पुराने डॉक्यूमेंट है, वो जमीन की जो लिखाई का कागज है ना मराठा के घर में, उसको मेरा कहना देख ले, वो देखेगा उसमें कुणबी लिखा हुआ है, अभी भी लिखा कुणबी ही है। बहुत सारे लोगों को डाउट हो सका, ये आदमी इसको कैसे मालूम, उसने हमारा कुंडली नहीं देखा, उसको कैसे मारे। 6247 की कुंडली वामन मेश्राम को मालूम है भाई, एक की नहीं। मैं ऐसे ही थोड़ी हवा में तीर थोड़ी मारते रहता हूं, बहुत सारा माइक्रो लेवल पर स्टडी करने के आधार पर बता रहा हूं। तो ये जो मौर्यन साम्राज्य है, ये नाग लोगों का साम्राज्य है। तो मौर्य का आखिरी सम्राट बृहद्रथ मौर्य की ब्राह्मण ने हत्या की। हत्या करने के बाद जाति व्यवस्था का भारत में निर्माण हुआ। जाति व्यवस्था बुद्ध पूर्व काल में है, वजूद में नहीं है। बुद्ध काल में भी जाति व्यवस्था नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं अरे बुद्ध ने जाति व्यवस्था के विरोध में कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। ऐसा मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, मुझे लिटरेचर में बुद्ध ने जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ता हुआ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि बुद्ध ने जाति व्यवस्था के विरोध में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने उसको सवाल पूछा, जाति व्यवस्था थी ही नहीं तो लड़ेगा कैसे? जाति व्यवस्था होगी तो बुद्ध लड़ेगा। वर्ण व्यवस्था के विरोध में लड़ता हुआ दिखते हैं क्या? वहां दिखते हैं। तो बुद्ध के सामने वर्ण व्यवस्था है तो उसके विरोध में वो लड़ रहे हैं। बुद्ध के सामने जाति व्यवस्था है नहीं तो उसके विरोध में जो चीज है ही नहीं, उसके विरोध में वो लड़ रहे हैं, तो उसका कोई वजह है नहीं। बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडी करना बहुत जरूरी है। हम ऐसा ही मान लेते हैं, अरे होगा, वेरीफाई करना पड़ेगा ना, है कि नहीं था।
तो जो जाति व्यवस्था का जो निर्माण है वो सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। क्यों? क्योंकि ये नाग लोगों का साम्राज्य था। नाग 6247 थोड़ी थे, नाग एक ही थे, इसलिए उसका साम्राज्य था। वो एक थे, उसको परास्त करना है दीर्घ काल के लेवल पर, तो फिर उनके टुकड़े करना पड़ेगा ना, इसलिए जाति व्यवस्था बनाई गई है। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस समझना जरूरी है। इसलिए नाग लोगों के साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नागों को जाति के टुकड़ों में बांटने का अभियान शुरू हुआ। तो सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये तो जाति व्यवस्था की हो गई, तो ये अस्पृश्यता कैसे आई? तो बाबा साहब आंबेडकर ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसे पढ़ लो। वो क्या कहते उसमें कहते हैं जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया, इसलिए संगठित ब्राह्मणों ने इन लोगों के साथ स्पर्श भेद का कार्यक्रम शुरू किया। तो जाति व्यवस्था के बाद में अस्पृश्यता का निर्माण, तो ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट लोगों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया। हिस्टोरिकली एनालिसिस करो। मैं ये बात इसीलिए 4-5 विषयों पर बोलने के बजाय मैंने कहा कि एक जो है एक ही विषय पर बोलने से सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो ये जो बात है, ये बात इस तरीके से हमको समझना होगा। उसके बाद अस्पृश्यता का निर्माण हुआ और इसके लिए ब्राह्मणों ने विदेशी आक्रांताओं को अपनी बात स्टैब्लिश करने के लिए और मदद हासिल करने के लिए विदेशी आक्रांताओं को साथ दिया। ब्राह्मण एज ए ब्राह्मण देशद्रोही लोग हैं, कर ले मेरे खिलाफ एफआईआर। कुछ ब्राह्मण ऐसा बोल सकते हैं कि जो देशद्रोह किया उस पर आप बोलना चाहिए, सभी ब्राह्मणों को आप ऐसा क्यों बोल रहे? तो कोई ब्राह्मण मुझे ऐसा निकाल कर दिखाओ कि उन्होंने विरोध किया, उसको छोड़ देता हूं। तो ये तो ब्राह्मणों का एजेंडा था ना, ये किसी कुलकर्णी देशपांडे का एजेंडा नहीं था, ये ब्राह्मण का एजेंडा था। ये ब्राह्मणों के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हे मराठीमध्ये आम्ही म्हणतो त्याच्या धुरेला धुर लागलंय वामन मेश्राम, त्याचा धुर तिकडे आहे आणि त्या धुरेला वामन मेश्रामचा धुर लागलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या शेतातले ढोर डंगर वामन मेश्रामच्या शेतात येतात आणि वामन मेश्रामचे ढोर डंगर त्याच्या शेतात जातात, त्याच्यामधून मग मिश्रा बरोबर मेश्रामचं भांडण होतं। असं काय आहे का? असं काहीच नाही ना, सिद्धांत की बात है। हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर, सबूतों के आधार पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण बाबा साहब आंबेडकर का गौरव करते हैं, उनको पूछो वो शूद्र मानते क्या? बाबा साहब ने लिखा कि नहीं? वो नहीं। अच्छा, बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा अनटचेबल में, ब्राह्मणों ने इनको अनटचेबल बनाया, ऐसा वो कहते मानते? नहीं, हम बाबा साहब को मानते हैं, ये विचार को नहीं मानते। चिटणीस अलग लक्षात, हे बदमाशी ब्राह्मणांची चलाकी आमच्या लोकांना कळत नाही, समजत नाही, म्हणून आमचे बरेचसे भोळे शंकर लोक काय म्हणतात, नाही मेश्राम साहेब तुम्ही म्हणतात ते बरोबर आहे, परंतु आता ब्राह्मण सुद्धा बाबासाहेबाचं नाव घेतात। अबे तुझ्या ढुंगणात लाथा घालायसाठी घेतात, तुला कळत नाही चाहेला नालाय का? ते वामन मेश्रामला कळते। दूसरा मुझे याच संदर्भामध्ये तुम्हाला इसी संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी। ये सारे ब्राह्मण हमारे बहुजन समाज में आकर बोलते हैं, महाराष्ट्र के बहुजन समाज में आकर बोलते हैं, सारे देश के बहुजन समाज में बोलते हैं, ओबीसी के लोगों में जाकर बोलते हैं औरंगजेब से लड़ाई लड़ी,
शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, लढई लढी लढी. चला बामणाला डोक्यावर बसवासाठी लढली का? ये महाराष्ट्र के लोगों से पूछना चाहते हैं. ब्राह्मणों को सर पर बिठाने के लिए लड़ी, तो फडणवीस को क्यों बिठाया? साले गधे की औलाद है. और ठीक है, शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से, औरंगजेब से लढाई लढी, ओके ठीक आहे. पण त्या बामणाला डोक्यावर बसवण्यासाठी लढली होती का? शिवाजी महाराजांच्या किंवा संभाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये ना त्यांचा अभ्यास जर केला तर याबद्दल ते सतर्क आहेत की कुठल्याही बामणाला ते डोक्यावर बसवायला तयार नाही. शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी 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 लड़ी. अरे लड़ी ठीक है, मगर वो ब्राह्मणों को सर पर बिठाने के लिए नहीं लड़ी. तो फिर तुम लोग ब्राह्मणों को सर पर क्यों बिठा रहे हो? ये लड़ाई लड़ते लड़ते 123 आमदार फडणवीस के, भाजपा के, आरएसएस के चुनकर आए, उसमें 6 बामन है. 6 बामन वाला आदमी मुख्यमंत्री बन गए. 117 बहुजन है. 117 बहुजनाच्या ढुंगणात लाथा घातल्या त्यांनी एकट्यानी. घातले की नाही? कुणबी महासंघ घातले की नाही लाग? त्या 117 लोकांनी त्या फडणवीसला मुख्यमंत्री. अरे तो कसं काय बनू शकतो? दिल्ली से वो होम मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश का, क्षत्रिय, उसको आरएसएस ने इधर भेजा. आणि त्यांनी त्या फडणवीसला मुख्यमंत्री बनवलं. जर आमदारांच्या बैठकीमध्ये जर ठरवलं असतं की बहुमतानं ज्याला बहुमत असेल त्याला मुख्यमंत्री बनवण्यात येईल, नाही, हाईकमांड ने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया. उनको मालूम है फडणवीस को 6 मिलेंगे वोट, वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता. खड़से नंबर में खड़ा ही था. खड़से ने कहा भी था पंढरपुर में जाके, बस केवल उसकी इतनी गलती थी, बापा विठ्ठला पांडुरंगा, अरे तुझी शपथ घेऊन सांगतो रे, माझी पण मुख्यमंत्री बनायची इच्छा होती रे, पण त्या बामणाने बनवू दिलं ना. एवढंच बोलला तो, जास्त बोलला काय? काही त्याचा अपराध नाही, त्यांच्या पाठीमागच लागलाय तो फडणवीस. त्याला अखेर काढूनच टाकलं. हमारे नालायक लोगों ने उसको अधिकार दिया ना. मुफ्त में आप लोगों को 117 लोगों को एमएलए बनने का अवसर दिया, तो मुफ्त में बनने की वजह से तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना. एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं. तो ये जो हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है, ये हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है, ये मामला धार्मिक है. जब मामला हिंदू मुसलमान का होता है, मामला जब हिंदू मुसलमान का खड़ा किया जाता है, तो मुसलमान उसमें शामिल हो जाते हैं. अगर मुसलमान उसमें शामिल नहीं होते हैं, मामला हिंदू मुसलमान का होता नहीं है. अगर मामला हिंदू मुसलमान का नहीं होता है, तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य होता ही नहीं है. जब मामला हिंदू मुसलमान का होता है, तब ही अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य होता है और केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाता है. तो नरेंद्र मोदी एक ओबीसी का आदमी है, देश का प्रधानमंत्री. नरेंद्र मोदी नहीं बना अपने से प्रधानमंत्री. आरएसएस ने चुनाव के पहले आरएसएस ने उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया. चुनाव बाद में हुआ. तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, सीओ है. सीओ, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर. ते आपल्या जिल्हा परिषदेमध्ये असते की नाही? आपल्या महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेमध्ये सीओ असते की नाही? तो आयएएस असते, आणि तो तिथला आयएएस त्याला सीओ म्हणतात.
चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर. हे RSSची जी केंद्रीय परिषद आहे ती सर्व केंद्रीय परिषद जी RSSची आहे त्याच्याजवळ प्रधानमंत्र्याचं पद आहे. त्यांच्याजवळ तो पॉवर आहे प्रधानमंत्र्याचा. ते निर्णय घेतात आणि नरेंद्र मोदीला सांगतात अंमल करा. का? अरे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहात तुम्ही, मुख्य कार्यपालन अधिकारी. तो हम निर्णय करेंगे तुम अमल करो. हो गया. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नहीं है. आप बोलेंगे इसका कोई सबूत? चलो, तुम कहते हो कि नहीं, वास्तविक पावर तो नरेंद्र मोदी के पास ही है, फैसला करने का पावर तो नरेंद्र मोदी के पास ही है. नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, 52% पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री है ना, पावर उसके पास ही है ना. आप कह रहे हो ना उसके पास पावर है. और अगर पावर है तो ओबीसी के जातीय आधारित गिनती क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है फैसला लेने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है. एक सबूत के साथ बोल लो. अगर फैसला करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है तो फैसला करने का अधिकार किसके पास है? RSS के लोग शुरू से ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विरोध कर रहे हैं. इसका मतलब है फैसले करने का अधिकार RSS के पास है. RSS के केंद्रीय परिषद के लोगों ने संविधान की शपथ लिया? नहीं लिया. पावर सारा का सारा उनके पास है. कोई RSS का आदमी पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं रहता है. जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ता है. अपोजिशन पार्टी के लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ता है. फैसला लेने का अधिकार RSS के पास है, जवाब देने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास है. तो ये सीईओ है. कोई जवाबदेही नहीं RSS की, मगर सारी सत्ता उनके पास में है. सबूतों के साथ बता रहा हूं कि यदि नरेंद्र मोदी के पास पावर होता, ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के विरोध में फैसला क्यों करता? स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है. तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए. एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज का रेफरेंस देकर, संभाजी महाराज का रेफरेंस देकर जो लोग इस देश में बहुजन समाज के अंदर आकर प्रोपेगेंडा करते हैं और उसका प्रोपेगेंडा जब हम स्वीकार करते हैं तो उस प्रोपेगेंडे का नतीजा यह होता है कि एक ब्राह्मण को अपने सर पर बिठाना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनकी विचारधारा है. ये बहुजन लोगों की विचारधारा नहीं है. अगर आप फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा स्वीकार कर लेते हो तो फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा वाला आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा. आप RSS की विचारधारा मानते हो तर ते धुमनातला आता घालतील ना, त्याला घालायला घालूनच राहिले. पण तरी काही लोक संतुष्ट होतात का? नाही, आम्ही काहीच नव्हतो, आमदार झालो, काय कमी झालो का? तो कुछ लोग उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां एक बात कही जाती है कि हम लोग अल्पसंतुष्ट लोग हैं. हम खुद ही ऐसा स्वीकार करते हैं कि साले मैं ग्राम पंचायत का सदस्य बनने लायक नहीं था, मैं MLA बन गया तो मैं तो फडणवीस जी का शुक्रगुजार हूं. तो फिर ये तो हमारी समस्या है. तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं. इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 6247 जाति के जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े नहीं थे आपके. आप लोगों का साम्राज्य इस देश में था और वो साम्राज्य अफगानिस्तान के वहां रशिया का बॉर्डर है ना, वहां तक सारा पाकिस्तान, पंजाब, जो पाकिस्तान में पंजाब है ना, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, इधर बांग्लादेश, ये सारा का सारा ये नाग लोगों का साम्राज्य था. ये जितने भी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे के सारे पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं.
जब ब्राह्मणों ने मुसलमानों के साथ संगनमत करके इन पर अत्याचार करना शुरू किया तो दांव पेच के तहत बुद्धिस्ट लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और वहां जो ब्राह्मण के साथ गठबंधन था मुसलमानों का, वहां से उनको हटाया। इतिहास पढ़ने की जरूरत है और ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा है वो डीएनए के अनुसार झूठा है। नए सिरे से इतिहास लिखना होगा। मैं भाषण में जो कह रहा हूं और किसी की औकात अगर है देश में, कोई अपने को बहुत उस्ताद इतिहासकार कहता है, मेरी बात गलत साबित कर दे जो मैं कह रहा हूं। तो इसलिए अगर हमारी मूल पहचान जाति नहीं है, 6247 जाति के टुकड़े हैं, नाग लोगों के, नागों के टुकड़े किए, वो हमारी मूल पहचान नहीं है। नाग हमारी मूल पहचान है। आप लोगों ने सब्जेक्ट में लिखा महाराष्ट्राची स्थापना नाग लोकांनी, अरे देशाची केली, फक्त महाराष्ट्राची नहीं। ये जो मौर्य का रेफरेंस दे रहा हूं वो महाराष्ट्र का नहीं है, नॉर्थ का है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी पहचान, सारे देश भर में हमारे SC ST OBC के जो 6247 जाति के टुकड़े हैं उनका मूल नाग में है। तमाम सारे लोगों का मूल नाग में है। अगर आप अपने आप को अपनी जाति की पहचान समाप्त करने का डर लग रहा है तो नाग पहचान स्वीकार करने से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, बहुत बड़ा विशाल पहचान भी बहुत बड़ी मिलेगी। उसका बहुत बड़ा इतिहास है, गर्व और गौरव का इतिहास है और इससे आपका माथा झुकेगा नहीं, चौड़ा हो जाएगा। कौन आदमी है जो इसको इनकार कर लेगी जिससे तुम्हारा माथा चौड़ा होता हो? वो तुम इनकार कर दोगे, ऐसा कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा? अभी काल्पनिक बात भी नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो काल्पनिक बात नहीं है, हिस्टोरिकल है। जितनी भारत की जातियां हैं, ये नाग लोग इतने शक्तिशाली लोग थे, भारत में राजनीतिक संस्थाओं को जन्म देने का काम नाग लोगों ने किया। ये राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने का काम नाग लोगों ने किया। इसलिए नाग लोग राजनीतिक संस्थाओं के निर्माता थे, साधारण लोग थोड़ी है। दुनिया में राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करने वाले लोगों को महान माना जाता है, छोटे लोग नहीं है। तो ये इतिहास वहां, हमारा इतिहास वहां जाके ढूंढना होगा, वहां मिलेगा। हर आदमी को जिज्ञासा होती है, यार मेरा मूल क्या है? भारत में ये सारे जाति के लोग उसके पीछे, मेरा मूल क्या है? वो पीछे लगे हुए। तो मैंने बता दिया सबको, सुन लो केवल और उसको छानबीन कर लो कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। देखो पता चलेगा आपको। जो जाति में टुकड़ों में बटे हुए, वो जो धर्म के टुकड़ों में बटे हुए, वो सारे के सारे लोगों का मूल आपको वहां मिलेगा। तो ये जो नाग होने की जो पहचान है ना, इसका और एक्सटेंशन एक बात है। वो क्या है? ये नाग है, वंश है, जाति वंश नहीं है, जाति रेस नहीं है, नाग रेस है। नाग रेस है म्हणजे काय रे बाबा? साप आहेत का? है हे साप आहेत का? नाग म्हणजे साप नाही। लोग नेचर में से जो चीज शक्तिशाली होती थी उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, जिससे उन्होंने अपने को नाग
क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रामक लोग थे, नाग लोग बहुत ज्यादा आक्रामक लोग थे। दूसरा एक बहुत बड़ा सबूत आपको पेश करना चाहता हूं, जिस तरीके से ब्राह्मणों ने नाग लोगों के साथ व्यवहार किया, जातियों में बांटने का, अस्पृश्यता में बांटने का, आदिवासियों को सेग्रीगेट करके जंगलों में रहने का। कितने लोगों को यहां पता है कि झारखंड में छोटा नागपुर नाम का एरिया है और वहां ट्राइब का नाम नाग ट्राइब है किसी को? मुझे तो नहीं लगता आप में से किसी को पता है। नागपुर झारखंड में बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उसका नाम है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का एक और अर्थ है, ध्वनि निकता है, छोटा होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा होगा। भाषा शास्त्र में ऐसा ध्वनि निकलता है, ये छोटा नागपुर, इसका मतलब बड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो बड़ा इधर है महाराष्ट्र में, ये नागपुर जो है। बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के लोगों के आज भी ऐसे नाम है, नागोराव। त्याला काही संबंधच नाही नागोरावचा। हे आहे की नाही? विदर्भात तर बऱ्याच लोकांचं मी बघितलं। मी माझ्या गावातच एक नागोजीराव, अरे नागोराव, मैं ये कोई सामान्य बात नहीं है। अनाड़ी आदमी है, उसने अपने बेटे का नाम नाग के रेफरेंस में रखा, सोच समझ कर नहीं रखा। परंपरा में है, हजारों सालों की परंपरा है। साउथ इंडिया में जाओ, लेडीज के नाम में नाग शब्द है। मेरी बहन का नाम नागी बाई है। मुझे लगा नागी बाई, ये कौन सा नाम है? मेरे बहन के ससुराल वालों को भी अच्छा नहीं लगा नागी बाई, तो उसने बदल दिया वहां। उसके ससुरे ने के नाम अच्छा नहीं है, उसको मालूम ही नहीं था। तो बड़ा हिस्टोरिकल। तो पुरुषों के नाम में भी नाग शब्द है और स्त्रियों के नाम में भी नाग है। नागरत्नम, ये अभी एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जज है, उसका नाम नागरत्नम है, नागावकर। हे जबरदस्त। गावाची नावं सुद्धा नाग या शब्दावर आहेत। माणसाची नाव आहेत, पुरुषांची नाव आहेत, स्त्रियांची नाव आहेत। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको सही तरीके से एक जगह लिखने की, क्रोनोलॉजिकल उसकी प्रेजेंटेशन करने की जरूरत है। ऐसा कोई किताब मैंने नहीं देखा, तो मैंने सोचा आज उसकी शुरुआत करता, कि दूसरे लोगों को किताब लिखने के लिए मौका मिल जाएगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, पुरातात्विक प्रमाण अवेलेबल है। पुरातात्विक प्रमाण का मतलब है ठोस सबूत अवेलेबल है। प्राचीन भारत में आप सुनकर हैरान हो, अभी ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई। औरत है, उसके सर पर नाग लोगों का फन है ऐसा। आता आपण मराठीमध्ये शेव घेणे म्हणतो ना, स्त्रिया आपल्या डोक्यावर किंवा ग्रामीण भागामध्ये शेव घेतात ना, काय म्हणतात तुम्ही त्याला? पदर घेणे। आमच्या वराडीमध्ये शेव घेणे भाषाचा भाग है। तो प्राचीन भारत में महिलाओं के सर पर ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई है, नाग लोगों के ऐसा फना है, ऐसा उसका फना उसमें दिखाया गया है। और वो इसका मतलब ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में महिलाएं इस तरह का फना धारण करने वाला कोई तरीका अपनाते हो, ऐसा कहा जा सकता है। जब वो पुतले में ऐसा मिला, ये पुरातात्विक प्रमाण है, ठोस एविडेंस है। तो ऐसी बहुत सारी बातें अवेलेबल है जिसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो इसलिए ये नाग लोग है, ये नाग लोगों को इन लोगों ने 6247 जाति के टुकड़ों में SC ST OBC के नाम पर, अगर उसमें मराठा इंक्लूड करो या साउथ इंडिया के और लोगों को इंक्लूड करो, साउथ जो मंडल कमीशन के OBC में शामिल है उनको इंक्लूड करो, तो ये आंकड़ा 7000 तक
आप बढ़ा सकते हो या बढ़ सकता है, वो लोग भी नाग लोग हैं, क्योंकि वो उनकी जातियां भी ब्राह्मणों ने नाग लोगों की ही जातियों को टुकड़ों में बांटा। तो इसलिए इससे हमारे लोगों को एक नई पहचान, बड़ी पहचान, महान पहचान, जिससे प्रत्येक आदमी गर्व और गौरव कर सकता है, और जिसके गर्व और गौरव करने से आदमी गुलाम नहीं होगा, महान होगा। जाति का गर्व और गौरव करने से आप गुलाम हो सकते हो, गुलाम बने रह सकते हो। नाग की पहचान स्वीकार करने से आपका बड़ा एजेंडा मिलेगा, आपको बहुत बड़ा गर्व और गौरव मिलेगा, और इससे आपका पुनर्वैभव, पुनर्साम्राज्य इस देश में स्थापित हो सकता है। इतनी बड़ी बात है ये छोटा मामला नहीं है। मगर इस पर मुझे और 1000 बार बोलना पड़ेगा, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। हमारे लोगों को 1000 बार जब मैं बोलूंगा, तब हमारे लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, तब उनके दिमाग में घुसेगा। पेनिट्रेट करना होगा, उसके लिए काम करना होगा। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को अभी आने वाले समय में आप लोग प्रचार में ले आओ, कि हम 6-7 हजार जाति के जो टुकड़े हैं वो सारे के सारे नाग लोग हैं। आपको केवल इतना प्रचार करना है। अपने बच्चों के नाम रखने में, अपने लड़कियों के नाम रखने में, अपने सारे तमाम संस्कारों में शुरू करो। विचार और व्यवहार में, जीवन शैली में उतारो। एक संस्कृति का हिस्सा बना दो, इसको कल्चर का हिस्सा बना दो। क्या आप लोग नहीं जानते हो कि सारे देश भर में नाग पूजा होती है? क्यों होती है भाई? होती कि नहीं होती? विकास, मुझे उत्तर प्रदेशामध्ये सारे देश भर में नाग पूजा होती है। क्यों करते हैं हमारे लोग? अरे इसका इस बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कारण मैं आपको बताया, कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे लोग, एंशियंट इंडियन लोग नाग को अपना पुरखा मानते हैं। तो हमारे देश में अपने पुरखों की पूजा अर्चना करने का, अपना बाप दादा मर जाता है तो अभी भी हमारे लोग वहां जहां उसको गाड़ा गया है वहां जाते हैं। वो पीता नहीं फिर भी दूध पिलाते हैं हमारे लोग अभी भी। अगर वो दारू पीने वाला होता है तो हमारा कुछ ऐसे आदमी है, वो दारू की बोतल जाके वहां उल्टा कर देते हैं, बोलते वो पीता था। अब जो रियलिटी बता रहा हूँ, रियल है ये, काल्पनिक नहीं। मजा आपको लग रहा होगा, नहीं मजा नहीं बोल रहा हूँ, अरे रियल बोल रहा हूँ। नहीं बोलते वो मरने के पहले पीता था तो उसको देने, वही चीज देना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा पुरखा खुश होगा। तो ये हमारी एंशिएंट परंपरा है, ये कहीं ना कहीं से आई हुई है। अनपढ़ और गवार लोगों के बीच में परंपराएं जो होती है, उस परंपराओं के पीछे कोई न कोई हिस्टोरिकल कारण है, उसको ढूंढना, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।